दोस्तों हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों मध्यकालीन जो राजस्थान है उसको हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। पहला भाग तो है प्रशासनिक अवस्था फर्स्ट 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और इसका दूसरा जो भाग है प्रशासनिक अवस्था, ये 12वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक। दो भागों में राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों प्रशासनिक अवस्था फर्स्ट जो 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है, हम जानते हैं 8वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय हो चुका था। और दोस्तों 8वीं शताब्दी में राजपूतों में परमार, चौहान, प्रतिहार और इसके अलावा गुहिल वंश की भी स्थापना हो चुकी थी। तो कुछ ऐसे शासक थे जिनका राजस्थान में शासन था। तो उन राजाओं के समय में प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में, क्योंकि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत पर अरबों का, मलिच, बलूचों का, तो विभिन्न आक्रांताओं का जो है आक्रमण हुआ था, और उस आक्रमण को बचाने के लिए प्रतिहारों ने पूरी भूमिका निभाई। प्रतिहार शासक चट्टान की तरह खड़े हुए और उन्होंने, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार कहते हैं इनको, तो गुजरात से लेकर के और सिंधु नदी के ये जो पूरा एरिया है इसको सुरक्षित रखा। विभिन्न प्रकार के आक्रांता यहाँ पर आते थे। सिंध के आक्रांता जो सिंधु नदी के दूसरे तरफ थे, जो मलेच्छ कहलाते थे, उनका आक्रमण होता था। अरबों का आक्रमण हुआ, तो इन बलोचों का आक्रमण हुआ। इन आक्रमणों से सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रतिहारों ने। और दोस्तों कालांतर में दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक, दोस्तों जब राष्ट्रकूटों ने उत्तर की ओर अभियान शुरू किए थे, तो राष्ट्रकूटों के आक्रमणों, पालों के से लड़ाई के कारण प्रतिहारों की स्थिति कमजोर हो गई थी। 10वीं शताब्दी तक आते आते प्रतिहार कमजोर हो गए थे और विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया, राज्य करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हम प्राथमिक स्तर पर प्रशासनिक अवस्था जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे 12वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो देखते रहिए वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में एक मुख्य बिंदु है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों प्रथम जो भाग है उसमें प्रशासनिक अवस्था जो 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच की है। तो इसमें जो केंद्रीय शासन है, हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। केंद्रीय शासन में हम देखेंगे राजा क्या होता है और उसके मंत्री और अधिकारी क्या कौन होते हैं। केंद्र में न्याय व्यवस्था क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और टोटल जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको केंद्रीय व्यवस्था को देखते हैं। केंद्रीय शासन क्या था? केंद्र में सर्वोच्च सत्ता जो होती थी वो किसके पास होती थी? राजा के पास होती थी। राजा ही संपूर्ण धुरी का केंद्र होता था, और उस राजा जो है अपने आप को परम भट्टारक की उपाधि देता था, या ईश्वर का अंश, अपने आप को ईश्वर का अंश मानता था। राजा सर्वोपरि होता था और अपने आप को ईश्वर का अंश मानता था।
दोस्तों इसका प्रमाण मिलता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे राजस्थान में, जिनकी राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज उनकी राजधानी थी, तो उसमें गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और द्वितीय स्वयं को नारायण स्वरूप मानते थे, यानी दैवीय शक्ति अपने आप को मानते थे, स्वयं को नारायण के स्वरूप मानते थे। कौन? नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। कारण क्या था दोस्तों कि जो पश्चिमी सीमा है, उस पश्चिमी सीमा पर अरबों का आक्रमण होता था, आक्रांत आते थे, और नागभट्ट ने सिंध के जो शासक हैं या अरबी शासक हैं, उन शासकों को भारत में घुसने से रोका। सिंध के शासक जिनको हम कहते हैं मलेच्छ, जिनको हम क्या कहते हैं? मलेच्छ। मलेच्छ हमारे आजकल प्रचलन में भाषा में मलेची, मलेची का मतलब होता है जो बिल्कुल गंदा रहता है। तो हम उनको जो प्राचीन मध्यकालीन भाषा जो ये सिंध के लोग थे, अरबी लोग थे, उनको मलेच्छ के नाम से पुकारते थे। और मलेच्छ ये कौन थे? सिंध के लोग। इनको सिंध के जो शासक थे और जो अरबी शासक थे, वो जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उनको रोकने का काम किसने किया था? नागभट्ट प्रथम जो था और नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज। तो प्रतिहार शासकों ने इन सिंध के आक्रमणों को और अरबों के आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रखा, क्योंकि इनका शासन जो था गुजरात से लेकर के सिंधु नदी तक इनका जो है शासन था। और ये जो है कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, वहां इनकी राजधानी बनाई थी। इसके अलावा प्रतिहार शासक था एक भोजराज प्रथम, जिन्होंने किस? आदि वराह का विरुद्ध धारण किया था। आदि वराह ये प्रतिहार शासक जिसको मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम, इस तरह से प्रतिहार शासक अपने आप को ईश्वर दैवीय शक्ति मानते थे। तो उस समय सिंध के शासकों को इस तरह से मार कर भगा दिया जैसे भगवान राम ने राक्षसों का नाश किया था। तो इस तरह से एक विष्णु का रूप धारण करके, यानी वो विष्णु तो नहीं, नारायण स्वरूप मानते थे अपने आप को। किसके स्वरूप मानते थे? नारायण स्वरूप। जय दैवीय शक्ति थी उनमें, ये माना जाता था। और इसका जो उल्लेख है वो अभिलेख है जिसमें एक तो ग्वालियर का उल्लेख, और हंसोट लेख, ग्वालियर का अभिलेख और हंसोट लेख, ये दोनों ही नागभट्ट प्रथम यानी गुर्जर प्रतिहारों के दैवीय शक्ति होने का प्रमाण है। उनमें वर्णन है कि किस तरह से इन मलेच्छों को मार करके भारत से भगाया था। तो दोस्तों इनका जो नागभट्ट यानी गुर्जर प्रतिहारों का जो उल्लेख मिलता है वो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय का। और इसके अलावा इसकी पुष्टि कौन करता है? हंसोट लेख है। ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि गुर्जर प्रतिहारों ने सिंध के जो आक्रांता थे, जो मलेच्छ थे, उनको भारत में घुसने से रोका। ये गुर्जर प्रतिहारी थे जिन्होंने अरबों को रोके रखा। बाद में मोहम्मद गजनवी आया था, तब जाकर के हमारे भारत में इनकी ये अरबों की, अफगानियों की जो है हिम्मत पड़ी कि ये हमारे भारत में अंदर आ सके। तो दोस्तों इस तरह से मिहिर जो भोज है वो अपने आप को आदि वराह का विरुद्ध धारण करते थे और नागभट्ट प्रथम और द्वितीय किसका स्वरूप मानते थे? नारायण स्वरूप मानते थे। इसके बाद एक दूसरा होता था युवराज, इसको महाराज कुमार भी कहा जाता है। युद्ध व शांति में ये राजा का सहायक होता है। युवराज पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र ही होता था, ज्यादा प्राय सबसे बड़ा पुत्र जो है वो युवराज की पदवी पर होता था, जिसको महाराज कुमार कहा जाता था, और वो युद्ध व शांति में राजा का सहायक होता था। इसके बाद इसमें कुछ उनके अधिकारी हैं, मंत्री व उच्च अधिकारी हैं,
तो सबसे पहला है महामंत्री या प्रधानमंत्री। महामंत्री या प्रधानमंत्री क्या है? ये राजा का मुख्य सलाहकार होता था। और इसके अलावा होता था सांधि विग्राहक। सांधि विग्राहक क्या होता था? ये आदेशों व विदेश के लिए पत्र तैयार करता था कि राज्यादेश कोई निकलते थे या किसी तरह का कोई फरमान निकलता था तो उसके आदेशों को, और विदेश में कोई भी पत्र भेजना होता तो वो पत्र भेजने का काम कौन करता था? सांधि वाहक विग्राहक जो है वो तैयार करता था, वो इस काम को करता था। सांधि विग्राहक ये काम करता था, आदेशों व विदेश के लिए पत्र तैयार करना। दूसरा अधिकारी होता था अक्षय पटलिक। दूसरा जो अधिकारी होता था वो कौन सा होता था? अक्षय पटलिक। अक्षय पटलिक का काम क्या होता था कि वो राज्य की जो आय व्यय है उसका ब्यौरा रखता था। इसके अलावा जो शासन या राज्य के द्वारा जो अनुदान दिए जाते थे उन अनुदानों का लेखा का काम भी कौन करता था? अक्षय पटलिक का काम था। अक्षय पटलिक के बाद आगे बात करते हैं भंडारिक की। भंडारिक क्या काम करता था? जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कि राजकोष का जो मुख्य अधिकारी होता था, खजांची होता था, ट्रेजरर होता था, तो ये राजकोष का जो मुख्य अधिकारी होता था या ट्रेजर होता था वो कौन होता था? भंडारिक कहलाता था। इसके अलावा अगला जो अधिकारी महाप्रतिहार, ये क्या करता था? महाप्रतिहार का काम क्या था कि दरबारियों में अनुशासन, दरबारियों में क्या करता था? अनुशासन की शिक्षा देता था और किस तरह से आने वाले का स्वागत किया जाता है आदि, किस तरह से दरबार में शिष्टाचार रखना है, इस सब की शिक्षा देने का काम कौन करता था? महाप्रतिहार करता था। एक होता था दोस्तों महापुरोहित, और महापुरोहित का काम क्या था कि धार्मिक कार्य, जो भी धार्मिक कार्य होते थे उनको करवाने का काम। इसके अलावा धार्मिक कार्यों के अलावा भी ये राजा को कुछ धार्मिक बातों पर सलाह भी दे सकता था। इसके अलावा बीसेगाधिराज ये होते थे वैद्य, जो राज्य वैद्य होते थे उनको बीसेगाधिराज कहा जाता था। और इसके अलावा बंदीपति का काम क्या था? कविता का पाठ करना। ये कविता का पाठ करने वाले बंदीपति कहलाते थे। तो इस तरह से केंद्रीय शासन में ये जो अधिकारी होते थे, युवराज होते थे, इनका ये कार्य था। इसी तरह से प्रांत में दोस्तों सबसे बड़ा होता था राज्य, जिसका शासक होता था, राज्य का शासक भूचक्रपति कहलाता था। राज्य का शासक क्या कहलाता था? भूचक्रपति। और राज्य के नीचे मंडल जैसे जोन, हमारे आजकल जोन है, उसी तरह से मंडल, जिसका जो शासक होता था वो राजा मांडलिक कहलाता था। और मंडल से नीचे होते थे विषय आजकल के जिलों के जैसे जिले हैं, इसी तरह से विषय होते थे और उनका अधिकारी विषयपति कहलाता था। और विषय के नीचे होते थे पाठक और खेटक। तो ये छोटी इकाइयां होती थी, पाठक और खेटक। तो दोस्तों ये प्रांतीय शासन। और इसी तरह से कुछ भूमि ऐसी होती थी जिनमें ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, और गांव के गांव ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे, और उन गांवों को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान किए गए गांवों को क्या कहा जाता था? अग्रहार। इसके अलावा ग्रामपति भी होते थे, जो गांव के समूह का अधिकारी होता था। बहुत सारे गांवों का एक समूह होता था, उसका एक जो अधिकारी होता था वो ग्रामपति कहलाता था। इस तरह से स्थानीय शासन में भी दोस्तों एक होता था पंचकुल। पंचकुल क्या है? जिसको पंच कह सकते हैं। पंचकुल क्या है कि 5 या 5 से अधिक लोग, जैसे गांव में कोई झगड़ा या सुलटाते हैं तो पंच कहते हैं, पंचों को बुलाइए। तो इस तरह से 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह होता था, जो छोटे छोटे निपटारे, वहां के जो झगड़े होते थे उनका निपटारा करने का काम पंच करते थे, जिसको पंचकुल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मंडपिकाएं होती थी। मंडपिकाएं क्या होती थी? जो बड़े गांव, कस्बे, ये जो मंडियों का जो काम होता था, उसमें मंडियों की सुरक्षा करना, बड़े गांवों में की सुरक्षा करना, और जो है शासन को चलाना, ये सारा काम जो है मंडपिकाएं करती थी,
जिनको जो कहाँ होती थी, बड़े गांवों में, कस्बों में और मंडियों में होता था। अब यहाँ पर एक केंद्र का एक शासन होता, शासक होता जिसको कहते थे बलाधिकृत। केंद्र की तरफ से, राजा की तरफ से होता था, जिसको बलाधिकृत कहते थे। ये क्या करते थे, कस्बों में ये सुरक्षा का काम करता था। कस्बों का सेना अधिकारी होता था जो कस्बों में, मंडियों में, बड़े गांवों में सुरक्षा का काम देखता था, उसको बलाधिकृत कहते थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भूमि थी जिसको, जैसे भौमिक, ये अधिकारी होते थे, मेहतर, ये भी अधिकारी होते थे। इनका काम क्या था, भौमिक और मेहतर ये क्या काम करते थे, ये भी अधिकारी होते थे। आजकल मेहतर का अर्थ ही बदल गया, लेकिन ये भी बड़े अधिकारी होते थे जिनका काम क्या था, स्थानीय जो कर थे उनको वसूलना, करों को वसूलना, और स्थानीय समस्याएं जो भी आती थी, झगड़े से संबंधित, राजस्व से संबंधित, या कोई जमीन से संबंधित जैसे झगड़े होते थे, उन झगड़ों का जो है निपटारा भी ये अधिकारी करते थे। भौमिक और मेहतर ये भी अधिकारी करते, स्थानीय शासन में ये होते थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्रशासनिक अवस्था जो 8वीं से 12वीं सदी के बीच में पढ़ी। दोस्तों मध्यकालीन जो पढ़ते हैं तो इसमें, क्योंकि 8वीं से और 8वीं शताब्दी में ही राजपूतों का उदय हो चुका था और इनका जो प्रभाव था ये चारों तरफ फैल चुका था, तो उस समय जो शासन प्रणाली थी, जो प्रशासनिक अवस्था थी, वो क्या थी, इसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हम कि सैन्य अवस्था क्या थी, कि किस तरह से सैन्य व्यवस्था थी, न्याय अवस्था क्या थी, और इसके अलावा राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सैनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। दोस्तों 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय में जो न्याय व्यवस्था थी उसका जो वर्णन मिलता है वो तात्कालिक जो उस समय के ग्रंथ थे, समराइचका और बृहत्कोश, इससे उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है। न्याय व्यवस्था में सबसे जो प्रमुख न्याय का जो अधिकारी होता था वो राजा, वो प्रमुख, उसका प्रमुख कार्य था न्याय। न्याय का प्रमुख कार्य किसका था, राजा का था। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होती थी जो रक्षा विभाग देखता था। आंतरिक सुरक्षा कौन देखता था, रक्षा विभाग। और उसमें कुछ अधिकारी होते थे, उन अधिकारियों के नाम हैं दंडपाशिक, आरक्षिक, दांडिक और तलार, जैसे छोटे अधिकारी भी वो होते थे। तो ये आंतरिक सुरक्षा का काम जो देखते थे वो दंडपाशिक, आरक्षिक, दांडिक और तलार, ये नामक छोटे अधिकारी देखते थे। अब दोस्तों बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था में सबसे बड़ा तो राजा ही होता था, उसके बाद राजकुमार, उसके अलावा महादंड नायक, सेना नायक, बलाधिकृत, ये कस्बों में और बड़े गांवों में, मंडियों में जो होता था, महाअश्वपति, घोड़ों का जो अधिकारी होता था, घुड़सवारों का जो अधिकारी होता, महाअश्वपति, पीलुपति यानी हाथियों की सेना का जो अधिकारी होता था, पायकापति यानी पैदल जो सेना होती थी उसका जो अधिकारी होता था वो पायलागु, तो पायकापति। इसके अलावा छंदपति, इसके अलावा छंदपति जो रथ, जिस सेना में रथ होते थे उन रथों वाली सेना का जो अधिकारी होता था वो छंदपति, और कोटपाल जो किलों का अधिकारी होता था उसको कोटपाल कहा जाता था। तो दोस्तों ये है उनकी सैन्य व्यवस्था। इसके अलावा एक और है राजस्व अवस्था। तो राज्य व्यवस्था उस समय कैसी थी, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बारे में, इसके बारे में पढ़ते थे। राजस्व व्यवस्था, राज्य के जो आय के जो स्रोत थे उनमें क्या था, भूमि कर, दंड, शुल्क और इसके अलावा अन्य कर। तो ये जो है राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे, जिसमें भूमि कर के रूप में उदग्र और भोग, ये दोनों उपज के रूप में लिए जाते थे। उद्रंग और भोज, उद्रंग और भोग ये दोनों ही
उपज के रूप में लिए जाते थे। उद्रंग क्या होता था? आय का ये प्रमुख स्रोत जो 1/6 से लेकर के 1/10 तक होता था, और वो कृषकों पर होता था, खेती वाले करने वाले किसानों पर होता था, जिनकी स्वयं वंशानुगत जिनके पास भूमि होती थी, कृषकों के पास, उन कृषकों से जो लिया जाने वाला भूमि कर है वो उद्रंग कहलाता था। इसके अलावा भोग भी कृषि भूमि कर था, और ये कैसा था कि ऐसी खेती या ऐसी भूमि जिस पर कोई भी खेती कर सकता था, तो उस खेती के बदले उनसे कर लिया जाता था, इसको भोग कहा जाता था। तो उद्रंग और भोग ये दोनों ही क्या थे? उपज के रूप में ही लिए जाते थे। इसके अलावा एक और कर था हिरण्यक कर। हिरण्यक कर क्या था? ये भूमि कर के रूप में जो लिया जाता था वो राजमुद्रा के रूप में, ये भी भूमि कर है लेकिन किस रूप में लिया जाता था? ये राजमुद्रा के रूप में, जो उस समय उस राजा की जो मुद्राएं होती थी उस मुद्रा के रूप में ये भूमि कर लिया जाता था। और इसके अलावा दंड। तो दोस्तों हमने पढ़ा 3 भूमि कर थे, और ये दंड क्या था कि जो इसको जो लिया जाता था वो राजमुद्रा के रूप में, या कोई द्रव्य, सोना चांदी इस तरह का कोई द्रव्य हो, उस रूप में उसको ऊपर दंड दिया जाता था, और पशुओं के रूप में भी उसको दंड दे सकते थे। तो ये दंड किन से लिया जाता था? या तो कोई युद्ध में पराजित हुआ हो, या किसी ने किसी तरह का कोई या फिर अपराधियों से। तो दंड किसे लिया जाता? अपराधियों से, और युद्ध में पराजित जो होते थे उनसे ये दंड के रूप में लिया जाता था, जो किस रूप में होता था? राजमुद्रा के रूप में, या किसी द्रव्य के रूप में, धातु के रूप में, या फिर पशुओं के रूप में ये दंड लिया जाता था। तो इसके अलावा और भी कर थे, दान व शुल्क। दान व शुल्क ये क्या थे? आयात निर्यात कर थे, और ये कर कहाँ लिए जाते थे? ये कर लिया जाते मंडपिका में। मंडपिका क्या होते थे? चुंगी घर। हमारे वर्तमान में भी कुछ पहले चुंगी घर होते थे। तो इस तरह से ये आयात और निर्यात का जो कर लिया जाता तो वो मंडपिका में लिया जाता, जिसको चुंगी घर कहते थे, वहां पर ये देना पड़ता था, दान और शुल्क। कुछ और कर होते थे, आभाव्य कर। ये क्या होता था? छोटे छोटे कर, जैसे कर्मकारों से, धोबी से लिए, नाई से, जुलाहा से, इसके अलावा लोहार से। तो छोटे छोटे जो कर्मकार होते थे उनसे, या छोटे छोटे उद्योग के जो कारीगर होते थे उनसे जो कर लिया जाता था वो आभाव्य कर कहलाता था। तो दोस्तों इस तरह से हमने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। तो ये पहला अवस्था है, प्रशासनिक अवस्था, फर्स्ट, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के। क्योंकि दोस्तों उस समय अरबों का, या यूं कहें मुस्लिमों का कोई प्रभाव नहीं था। तो उस समय, ऐसे समय में ये जो प्राचीन काल से जो चली आ रही थी परिपाटी, वही प्रशासनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था थी, जिसके बारे में हमने